नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 को समाप्त कर लिया है। सभी अध्यायों की एमसीक्यू क्लासेस भी आ चुकी हैं। आज हम अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6 लेखा और संपरीक्षा हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। आज हम नगरपालिका अधिनियम 2009 की अध्याय 7 नगरपालिका राजस्व के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमारी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की 19वीं क्लास है। अध्याय 7 नगरपालिका राजस्व में धारा 101 से लेकर धारा 140 तक दी गई हैं। एक एक करके हम सभी धाराओं का अध्ययन करेंगे। धारा 101 के अंदर नगरपालिका का आंतरिक राजस्व के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में किन किन प्राप्तियों को शामिल किया जाएगा, अर्थात नगरपालिका का जो आंतरिक राजस्व है वह किन किन प्राप्तियों से मिलकर बनेगा। जिसमें पहला पॉइंट हो जाएगा नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित कर, अर्थात नगरपालिका जो टैक्स इकट्ठा करती है वह नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल होगा। अगला पॉइंट दिया गया है नागरिक सेवाओं की व्यवस्था के लिए नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित उपयोगिता प्रभार, अर्थात नगरपालिका नागरिकों को जो सेवाएं देती है उसके बदले में जो फीस और चार्ज लेगी वह भी नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल होगा। यहाँ जो उपयोगिता प्रभार दिया गया है इसका अगर इंग्लिश वर्ड देखें तो इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा यूजर चार्जेस। उपयोगिता का इंग्लिश वर्ड यूजर और प्रभार का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा चार्जेस, अर्थात नागरिक सेवाओं के लिए यूजर से जो चार्ज लिए जाते हैं, उपयोगिता से जो प्रभार लिए जाते हैं वह भी नगरपालिका की प्राप्ति में शामिल है और नगरपालिका की प्राप्ति नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल है। और इसका लास्ट पॉइंट है विनियामक और कानूनी कृत्यों के अनुपालन के लिए उद्ग्रहित फीसें और जुर्माने। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा, मान लीजिए नगरपालिका ने कोई कानून बना रखा है, यदि उसका उल्लंघन होता है और नगरपालिका ने कुछ नियामक बना रखे हैं जिनकी कुछ फीसें ली जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो फीसें और जुर्माने नगरपालिका को प्राप्त होंगे वह भी नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल होंगे। यहाँ हमने धारा 101 को पढ़ा, आगे हम अगली धारा देखते हैं। अगली धारा है धारा 102। धारा 102 में बताया गया है बाध्यकारी कर के बारे में। बाध्यकारी कर के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। नगरपालिका उपबंधों के अधीन निम्न कर उद्ग्रहित कर सकती है, अर्थात नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार और नगरपालिका अधिनियम में जो उपबंध और नियम दिए गए हैं उनके अनुसार टैक्स का कलेक्शन या कर को उद्ग्रहित कर सकती है। अब किस किस प्रकार के कर उद्ग्रहित किए जाएंगे उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या किसी अन्य प्रणाली द्वारा नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों और भवनों पर कर। इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि नगरपालिका की जो सीमा क्षेत्र आता है उस सीमा क्षेत्र के अंदर आने वाले भूमियों और भवनों पर नगरपालिका टैक्स ले सकती है। अगला पॉइंट है आपका वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर। इसका अर्थ हो जाएगा कि जो भी वृत्ति अर्थात प्रोफेशन, व्यापार यानी कि ट्रेड, आजीविका यानी कि कॉलिंग्स और नियोजन पर भी नगरपालिका टैक्स ले सकती है। तीसरा पॉइंट है नगरपालिका के स्वामित्व वाली या उसकी निधियों से निर्मित सड़कों, पुलों और घाटों पर पथकर। इसका अर्थ हो जाएगा कि नगरपालिका ने जिन सड़कों का निर्माण करा रखा है या जिन सड़कों की वो मरम्मत आदि कराती है और नगरपालिका की निधियों से जिनका निर्माण किया गया है, ऐसे सड़क, पुल और घाट, इनके ऊपर भी नगरपालिका पथकर ले सकती है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है कि व्यवसाय, उद्योग जो नगरपालिका की सीमा क्षेत्र में हो और प्रदूषण के स्रोत हों, तो ऐसे व्यापारों से प्रदूषण कर के रूप में भी कर लिया जा सकता है। इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि नगरपालिका सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी व्यापार और उद्योग लगे हुए हैं, यदि उनसे प्रदूषण फैलता है या वे प्रदूषण के स्रोत हैं तो उन पर नगरपालिका प्रदूषण कर के रूप में कर आरोपित कर सकती है और उस कर को उद्ग्रहित कर सकती है।
और अगला पॉइंट हो जाएगा सार्वजनिक स्थान पर या निजी भूमि पर या भवन पर अनुज्ञेय संप्रदर्शन या विज्ञापन पर कर। जैसे आपने देखा होगा आपके नगर पालिका क्षेत्र में भी कई जगह होर्डिंग्स इत्यादि लगे होते हैं। तो नगर पालिका इन होर्डिंग्स लगाने पर या आपने कोई बैनर लगा रखा है या किसी प्रकार का डिस्प्ले या प्रदर्शन कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो नगर पालिका उसके ऊपर भी टैक्स लेती है। हो सकता है वो होर्डिंग इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर हो, आपके निजी भवन पर भी हो या फिर किसी अन्य भूमि पर हो, तब भी नगर पालिका टैक्स लगा सकती है। आप याद रखना, सार्वजनिक स्थान पर, निजी भूमि पर और या भवन पर अनुज्ञेय संप्रदर्शन अर्थात जिनकी स्वीकृति दी गई है ऐसे डिस्प्ले या प्रदर्शन और विज्ञापन, जो विज्ञापन इत्यादि होते हैं होर्डिंग इत्यादि के द्वारा, उन पर नगर पालिका टैक्स ले सकती है। आगे धारा 102 में कुछ पॉइंट और बाकी हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। धारा 102 में आगे का पॉइंट यह है कि यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो कि नगर पालिका धारा में विहित करों का उद्ग्रहण नहीं करने या उद्ग्रहण बंद करने या कर की दर को कम करने का पर्याप्त औचित्य है या पर्याप्त कारण है, तो नगर पालिका द्वारा अनुरोध किए जाने पर राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा नगर पालिका को कर उद्ग्रहण कम करने, बंद करने या उसकी दर को कम करने की स्वीकृति दे सकती है। अब आप इस पॉइंट का अर्थ समझिए। मान लीजिए किसी नगर पालिका में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि नगर पालिका किसी कर को उद्ग्रहित नहीं कर सकती है या किसी कर का उद्ग्रहण कर रही है और नगर पालिका उस कर का उद्ग्रहण बंद करना चाहती है, या कर की दर को यानी कि जिस रेट पर टैक्स लिया जा रहा है उस रेट को कम करना चाहती है, और इनके लिए नगर पालिका के पास पर्याप्त कारण है, यानी कोई उद्देश्य या औचित्य उसके पास होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो नगर पालिका राज्य सरकार को अनुरोध कर सकती है, और जब राज्य सरकार इसको सही मानेगी तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा नगर पालिका को टैक्स नहीं वसूलने, टैक्स बंद करने और टैक्स की दर को कम करने का आदेश दे सकती है और उसके अनुरोध को स्वीकृत कर सकती है। धारा 102 में दूसरा पॉइंट है नगर पालिका की परिवर्तनशील दशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करों की दरों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए जा सकेंगे। जैसे मान लीजिए किसी नगर पालिका में कोई परिवर्तन आ जाता है या उसकी स्थिति में कोई बदलाव आता है, या फिर ऐसी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं कि जिनके कारण कर की दर को कम करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार ऐसे निर्देश नगर पालिका को दे सकती है कि वह अपनी कर की दर को कम कर सके। यदि इसी प्रकार की परिस्थितियां अन्य नगर पालिकाओं में भी विद्यमान है तो राज्य सरकार उन नगर पालिकाओं को भी एक समान रूप से या फिर भिन्न भिन्न रूप से दर कम करने के आदेश दे सकती है। यह हमारा नीचे लाइन में लिखा हुआ है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। इस निर्देश के द्वारा विभिन्न नगर पालिका में समय समय पर एक समान या भिन्न भिन्न रूप से परिवर्तन किए जा सकते हैं। अर्थात इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि जिस परिवर्तन दशाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ दर कम करने के निर्देश दिए हैं या दर को परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं, उसी निर्देश के आधार पर राज्य सरकार विभिन्न नगर पालिकाओं में समय समय पर एक समान रूप से या फिर भिन्न भिन्न रूप से जैसी भी जिस नगर पालिका की आवश्यकता हो उसके आधार पर कर को परिवर्तित करने का आदेश दे सकती है। अगली धारा है धारा 103। धारा 103 के अंदर बताया है अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे, यानी जिन टैक्सों के बारे में हमने पहले बात की थी उनके अलावा भी यदि और कोई टैक्स हैं जो नगर पालिका द्वारा अधिरोपित और उद्ग्रहित किए जा सकेंगे तो उनके बारे में इस धारा में चर्चा की गई है। पहला पॉइंट यदि हम देखें तो उसमें बताया है राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई नगर पालिका उसके संपूर्ण या किसी भी भाग में निम्न करों का अधिरोपण और उद्ग्रहण कर सकेगी। अर्थात नगर पालिका के संपूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी भाग में राज्य सरकार के आदेश पर या अधिनियम के उपबंध के अनुरूप ही नगर पालिका टैक्स अधिरोपित कर सकती है नए टैक्सों का, या फिर जो टैक्स अधिरोपित हैं ऑलरेडी उनको इकट्ठा या उद्ग्रहित कर सकती है।
अब वह कौन कौन से टैक्स हैं उनको अपन देख लेते हैं एक बार। नगर पालिका के भीतर चलने वाले यानों पर कर, लंगर डालने वाली नौकाओं पर कर, यानी जितने वाहन नगर पालिका क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं नगर पालिका उनसे टैक्स वसूल कर सकती है। लंगर डालने वाली नौकाएं जो नाव होती हैं उन पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। नगर पालिका रोशनी कर, लाइटिंग टैक्स और अग्नि कर या फायर टैक्स भी ले सकती है। अगला टैक्स है नगर पालिका सभाओं पर भी टैक्स लगा सकती है। नगर पालिका अपने क्षेत्र में आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों पर भी कर लगा सकती है। इस टैक्स को आपने भी पे किया होगा। कई बार आप किसी यात्रा या पर्यटन के लिए कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां की नगर पालिका के द्वारा भी चेक पोस्ट बनाकर टैक्स वसूल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी यात्री और तीर्थ यात्री आ रहे हैं वो उनके नगर पालिका क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और नगर पालिका क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी टैक्स वसूला जाता है। आगे विज्ञापन होर्डिंग पर भी कर लग सकता है और गैर आवासीय भवनों में पार्किंग स्थान होने पर भी कर लग सकता है। अगली बात करें तो स्टाम्प शुल्क पर भी नगर पालिका टैक्स ले सकती है, पर इसके लिए कंडीशन दी गई है, स्टाम्प शुल्क के आधे प्रतिशत से अधिक टैक्स नगर पालिका नहीं लेगी। तो आप इस पॉइंट को याद रखना कि स्टाम्प शुल्क के 0.5% से अधिक टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इस धारा का सेकंड पॉइंट है, जिन करों को उद्ग्रहित करने की शक्ति संविधान द्वारा राज्य को नहीं है उन करों को नगर पालिका नहीं वसूलेगी। अर्थात जिन टैक्सों को वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को संविधान के द्वारा दी गई है केवल उन्हीं टैक्सों को नगर पालिका वसूल सकती है, और जिन टैक्सों को वसूलने की शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं है तो उन टैक्स को नगर पालिका नहीं वसूलेगी। अगली धारा है धारा 104। धारा 104 में उपयोक्ता प्रभार अर्थात यूजर चार्जेस उद्ग्रहित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका अपनी किसी सेवा के बदले उपभोक्ताओं से चार्ज या धन वसूल कर सकती है। अब इसमें किन किन चीजों के लिए नगर पालिका यूजर से या उपभोक्ता से चार्ज अर्थात फीस वसूल करेगी उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो नगर पालिका जल निकासी, मलवाहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुल्क वसूल कर सकती है। अगला पॉइंट है, यानों की पार्किंग के लिए शुल्क लगाया जा सकता है नगर पालिका द्वारा। किसी भी प्रकार के सन्निर्माण, मरम्मत या ढहाने के कार्य के लिए सार्वजनिक मार्गों पर सामग्री या मलबे का ढेर, इसके लिए भी नगर पालिका द्वारा शुल्क लिया जा सकता है। इसको तो आपने अपने आसपास नगर पालिका क्षेत्र में देखा भी होगा कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है या किसी भवन की मरम्मत का कार्य चल रहा होता है तो उससे संबंधित जो भी निर्माण सामग्री होती है उसे सार्वजनिक सड़क पर ही रख दिया जाता है, या फिर किसी भवन को यदि तोड़ा गया है तो उसका मलबा है या मरम्मत कार्य चल रहा है तो उसका मलबा भी कई दिनों तक सार्वजनिक सड़क पर ही पड़ा रहता है। तो नगर पालिका ऐसी स्थिति में उस सार्वजनिक मार्ग पर सामग्री और मलबे के ढेर के लिए शुल्क ले सकती है, पर प्राय ऐसा होता नहीं है, पर नियम यही कहता है। आप अगला पॉइंट देखिए, कोई अन्य नागरिक सेवा यानी अन्य नागरिक सेवाओं के लिए भी नगर पालिका शुल्क ले सकती है। इसमें अगला पॉइंट है कि उपरोक्त सभी पर उपयोक्ता प्रभार ऐसी रीति और दर से जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित हो। अर्थात इन सभी शुल्कों की हम बात कर रहे हैं, ये शुल्क की विधि यानी किस विधि से और किस रीति से लिए जाएंगे और उनकी रेट क्या होगी, उसकी दर क्या होगी, इन सब का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार नगर पालिका को किसी उपयोक्ता प्रभार के उद्ग्रहण का निर्देश दे सकती है जिसे उद्ग्रहित नहीं किया गया हो या स्थगित कर दिया गया हो। इस पॉइंट का अर्थ आप इस प्रकार समझिए कि नगर पालिका द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है किसी नागरिक सेवा के लिए, या नागरिक सेवा के लिए शुल्क लिया जा रहा है लेकिन उसे बंद या स्थगित कर दिया गया है। तो इस स्थिति में राज्य सरकार या तो नगर पालिका से कह सकती है कि आप शुल्क लीजिए, या फिर जो शुल्क बंद कर दिया गया है लेना उसको दोबारा से चालू करवा सकती है। तो इस पॉइंट का यही अर्थ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये धाराएं आपको समझ में आ रही होंगी। अगली धारा है धारा 105। धारा 105 के अंदर बताया गया है कि फीस और जुर्माने को उद्ग्रहित करने की शक्ति, अर्थात नगर पालिका जो फीस और जुर्माने वसूल करेगी उसकी शक्ति के बारे में बताया गया है। नगर पालिका
अधिनियम के अधीन उसमें निहित नियामकों के प्रयोग से फीस और जुर्माना लेगी। अर्थात नगर पालिका का जो अधिनियम है उसमें जो उपबंध और नियम दिए गए हैं और नियामक दिए गए हैं, उनके आधार पर नगर पालिका कुछ शुल्क या जुर्माना वसूल कर सकती है। अब किन किन चीजों के लिए जुर्माना या शुल्क वसूल करेगी उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है भवन योजना की मंजूरी और पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र। नगर पालिका भवन निर्माण के लिए मंजूरी देती है। जैसे हमने पहले भी एक क्लास में चर्चा की थी कि जब आप किसी नगर पालिका क्षेत्र में अपना मकान या दुकान बनवाते हैं तो उससे पहले उस मकान या दुकान का नक्शा आपको नगर पालिका से पास कराना पड़ता है। नगर पालिका यह जांच करती है कि वह भवन या दुकान नियमों के अनुरूप बन रहा है या नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद ही वह बनाने की स्वीकृति आपको देगी और निर्माण कार्य पूरा होने पर प्रमाण पत्र जारी करेगी। तो इसमें ही बताया गया है कि भवन योजना की मंजूरी अर्थात नक्शा पास कराने के लिए जो मंजूरी मिलेगी वह, और जब काम आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करेगी नगर पालिका। तो इस कार्य के लिए नगर पालिका आपसे शुल्क वसूलेगी। एक फीस निर्धारित की गई है जो आपसे ली जाएगी। भूमि या भवनों का गैर आवासीय उपयोग के लिए नगर पालिक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए फीस। तो अनुज्ञप्ति का अर्थ होता है स्वीकृति, यानी कि नगर पालिका की तरफ से जो स्वीकृति जारी की जाएगी उसके लिए शुल्क और फीस। आगे हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरे पॉइंट के अंदर कुछ सब पॉइंट भी दिए गए हैं। इन सब के संबंध में लाइसेंस देने के लिए नगर पालिका शुल्क लेती है। अब किन किन चीजों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी और उस लाइसेंस को देने के लिए नगर पालिका शुल्क लेगी, यह हम देख लेते हैं। व्यवसायिक विभिन्न प्रवर्गों जैसे प्लम्बर और सर्वेक्षणकर्ता। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि आपके नगर पालिका क्षेत्र में यदि कोई प्लम्बिंग का कार्य करता है, कोई सर्वेक्षण का कार्य करता है, तो नगर पालिका उस व्यक्ति को उससे संबंधित कार्य की, जैसे कोई प्लम्बर है और वो प्लम्बिंग का कार्य करता है तो प्लम्बिंग के कार्य के लिए उसको लाइसेंस दिया जाएगा। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अपने यहाँ हम देखते हैं किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं लेते हैं, पर नियमों के हिसाब से प्लम्बर, सर्वेक्षणकर्ता और अन्य जो काम कर रहे हैं उन सभी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगला पॉइंट हो जाएगा विभिन्न क्रियाकलापों। नलकूप लगाने, मांस मछली उत्पादन विक्रय, वस्तु खोमचा इत्यादि के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप नलकूप लगा रहा है कोई नगर पालिका क्षेत्र में, जिसका कार्य नलकूप लगाना है, समरसेबल लगाना है, तो उसको नगर पालिका से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी प्रकार मांस मछली आदि उत्पाद के विक्रय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट हो जाएगा विज्ञापनों के लिए स्थानों। इसका अर्थ हो जाएगा कि आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां होती हैं जो किसी स्थान विशेष पर होर्डिंग इत्यादि लगाने का कार्य करती हैं, तो उस स्थान का शुल्क और किराया नगर पालिका को देना पड़ता है यदि वह नगर पालिका की संपत्ति हो। और यदि वह निजी भूमि में कर रहा है तो भी नगर पालिका से स्वीकृति लेने की आवश्यकता होगी और इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। निजी बाजार खोलने के लिए भी नगर पालिका से लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति अपनी प्राइवेट मार्केट बनवाना चाहता है, जैसे मॉल इत्यादि पूरा निजी बाजार होता है, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर कोई अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहता है, होटल, भोजनालय, गोदाम, सिनेमाघर, कारखाने इत्यादि के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अधिनियम में यह भी लिखा है कि पशुओं, गाड़ियों और छकड़ों, अर्थात अगर आपके पास कोई पशु है तो उसका भी लाइसेंस होना चाहिए। और गाड़ी और गाड़ियों के पीछे लगने वाला जो वाहन होता है जैसे ट्रॉली इत्यादि, उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और अगला पॉइंट है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए भी नगर पालिका शुल्क वसूल सकती है। तो धारा 105 में हमने देखा कि नगर पालिका के पास फीस और जुर्माने उद्ग्रहित करने की शक्ति होती है, और हमने इस धारा में यह भी देखा कि किन किन चीजों के लिए नगर पालिका शुल्क वसूल करेगी। आज की क्लास में हम इतनी ही धाराओं को पढ़ेंगे। एक बार इन धाराओं का पुनः रिवीजन भी कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहली धारा देखी थी, धारा 101, जिसमें नगर पालिका के आंतरिक राजस्व की बात की गई थी। आंतरिक राजस्व में हमने बात की थी कि नगर पालिका को होने वाली प्राप्तियों को शामिल करते हुए आंतरिक राजस्व में रखा जाएगा। तो आंतरिक राजस्व में हमने देखा था कि उद्ग्रहित कर, अर्थात नगर पालिका जिन टैक्स को कलेक्ट करता है वह सभी आंतरिक राजस्व में शामिल होंगे। नागरिक सेवा प्रभार, अर्थात नगर पालिका नागरिकों को सेवा देने के बदले जो शुल्क वसूल करती है, उपयोगिता प्रभार, उसको भी हम आंतरिक राजस्व के अंदर रखेंगे। और फीस और जुर्माने,
अर्थात नगर पालिका ऐसा कोई नियम बना दे या नगर पालिका कोई कानून बना दे और उसका उल्लंघन किया जाए नागरिकों द्वारा, तो उसके एवज में वसूला जाने वाला जुर्माना भी आंतरिक राजस्व में शामिल होगा। तो यह धारा 101 के अंदर बताया गया था। अगली धारा हमने आज की क्लास में पढ़ी थी, धारा 102। धारा 102 के अंदर बाध्यकारी कर के बारे में बात की गई थी, जिसमें बताया गया था कि अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कुछ कर बाध्यकारी होंगे, जिनमें हमने बात की थी कि भूमि और भवनों पर कर लगाया जा सकता है, वह भूमि और भवन जो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आते हों। इसी प्रकार वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर भी कर लगाया जा सकता है, और नगर पालिका निधि से बने सड़क, पुल, घाटों आदि पर भी पथ कर लगाया जा सकता है। और कोई उद्योग या कारखाना नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आ रहा है और वह प्रदूषण कर रहा है, प्रदूषण का स्रोत है, तो उस पर प्रदूषण कर भी लगाया जा सकता है। आगे हमने इसमें देखा था, यदि कोई सरकारी भूमि पर, भवन पर या निजी संपत्ति पर किसी प्रकार की होर्डिंग, विज्ञापन आदि करता है या नगर पालिका की स्वीकृति से कोई प्रदर्शन करता है, तो उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। ये हमने धारा 102 के अंदर देखा था। आगे हमने धारा 102 में देखा था कि नगर पालिका यदि किसी टैक्स को लेना बंद करना चाहती है या उसकी रेट को कम करना चाहती है, तो वह राज्य सरकार को अनुरोध कर सकती है। उसके लिए नगर पालिका को राज्य सरकार को कारण बताने पड़ेंगे कि वह किस कारण से टैक्स को बंद करना चाहती है या उसकी दर को कम करना चाहती है। यदि उचित कारण बताए जाएंगे तो राज्य सरकार ऐसा आदेश दे सकती है नगर पालिका को कि वह टैक्स का कलेक्शन करना बंद कर दे या फिर टैक्स की दर को कम कर दे। और जो कारण नगर पालिका ने बताए हैं और राज्य सरकार को वह कारण उचित लगे और राज्य सरकार यह चाहे कि अन्य नगर पालिकाओं में भी टैक्स की दर को कम या बंद किया जाए, तो उसी आधार पर, जिस आधार पर उसने अनुरोध करने वाली नगर पालिका के टैक्स को बंद किया या उसकी दर को कम किया है, उसी आधार पर वह विभिन्न नगर पालिकाओं में भी इस प्रकार के परिवर्तन कर सकती है। यह हमने धारा 102 के अंदर देखा। अगली धारा थी हमारी 103। धारा 103 में बताया गया था कि अन्य कर अधिरोपित किए जाने की शक्ति के बारे में, अर्थात अन्य कर जो अधिरोपित किए जाएं उनके बारे में बात की थी। इसमें हमने बात की थी कि नगर पालिका द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में चलने वाले यानों, नावों पर, सभाओं पर, तीर्थयात्री पर, पर्यटकों पर टैक्स लगाया जा सकता है। उसी प्रकार अग्नि कर लिया जा सकता है और स्टाम्प शुल्क पर भी कर लिया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क पर जो कर लिया जाएगा वह आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह हमने बात कर ली थी इसकी। आगे धारा 103 में बताया गया है कि जिस कर को उद्ग्रहित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होगी, वही कर नगर पालिका वसूल सकती है। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि राज्य सरकार को जिन करों को उद्ग्रहित करने की शक्ति भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है, केवल उन्हीं करों को नगर पालिका उद्ग्रहित कर सकती है। अर्थात इसको अगर दूसरे तरीके से समझें तो इस प्रकार समझेंगे कि भारतीय संविधान में यदि राज्य सरकार को किसी कर के उद्ग्रहित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो नगर पालिका भी उस कर को उद्ग्रहित नहीं कर पाएगी। अगली धारा है धारा 104, जिसमें उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहित करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अर्थात नगर पालिका अपनी कुछ सेवाओं के लिए आपसे शुल्क वसूल कर सकती है। उपयोगिता प्रभार अर्थात यूजर चार्जेस वसूल कर सकती है। वह क्या क्या होंगे कार्य? तो वह जल निकासी, मल वाहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध और यानों की पार्किंग इत्यादि के लिए नगर पालिका आपसे शुल्क ले सकती है। उसी प्रकार सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण सामग्री और मलबे के ढेर, जैसे आप नगर पालिका क्षेत्र में अपने मकान, घर इत्यादि का निर्माण करवा रहे हैं, तो उसकी जो निर्माण सामग्री आती है उसको आप कई बार सार्वजनिक रोड पर रखवा देते हैं। इसी प्रकार यदि मरम्मत का कार्य चल रहा है तो जो मलबा होता है घर का, उसको भी आप रोड पर रख देते हैं। तो इस स्थिति में भी नगर पालिका आपसे उपयोगिता प्रभार ले सकती है। और आगे देखें तो अन्य नागरिक सेवाओं के लिए भी नगर पालिका उपयोगिता प्रभार वसूल कर सकती है। आगे की धारा 105, जिसमें बताया है फीस, जुर्माना उद्ग्रहित करने की शक्ति, अर्थात नगर पालिका कुछ कार्यों के लिए आपसे शुल्क लेगी, उसके द्वारा बनाए गए नियामकों का और नियमों का यदि उल्लंघन होता है तो वो जुर्माना भी वसूल कर सकती है। इस धारा में देखें तो भवन योजना मंजूरी व पूर्ण किए जाने पर प्रमाण पत्र, अर्थात जब नगर पालिका क्षेत्र में आप मकान का निर्माण कराते हैं तो आपको नक्शा नगर पालिका से पास कराना पड़ता है, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसका प्रमाण पत्र भी
नगर पालिका से लेना पड़ता है। तो इसके लिए नक्शा पास कराने के लिए और प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको नगर पालिका को कुछ शुल्क देना होगा। इसी प्रकार कुछ चीजों की लाइसेंस के लिए नगर पालिका शुल्क लेती है, जिनमें व्यावसायिक प्रवर्गों अर्थात यदि नगर पालिका क्षेत्र में कोई प्लम्बर, सर्वेक्षण इत्यादि का कार्य कर रहा है तो उसको नगर पालिका से लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्रियाकलापों, इसमें अगर कोई आप व्यवसायिक क्रियाकलाप कर रहे हो, जैसे नगर पालिका क्षेत्र में नलकूप लगाने का कार्य या मांस मछली इत्यादि की दुकान या वस्तुओं की अलग दुकान, तो इसका लाइसेंस आपको नगर पालिका से लेना होगा और उसका शुल्क देना होगा। विज्ञापन, कोई कंपनी जो नगर पालिका क्षेत्र में विज्ञापन इत्यादि का कार्य करती है, जो होर्डिंग इत्यादि के लिए जगह प्रोवाइड कराती है, तो उस विज्ञापन कंपनी को भी नगर पालिका से लाइसेंस लेना होगा। पशुओं के लिए भी लाइसेंस लेना होगा नगर पालिका से, और गाड़ियों इत्यादि के लिए भी नगर पालिका से लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसका नगर पालिका शुल्क लेती है। अगला पॉइंट है और लास्ट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। नगर पालिका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करती है, जैसे हमने धारा 45 नगर पालिका के मुख्य कार्यों में भी पढ़ा था। नगर पालिका इसके लिए भी शुल्क लेती है। इस प्रकार हमने आज की क्लास में धारा 101 से 105 तक धाराओं का अध्ययन किया और उनको एक बार रिवाइज भी किया। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसी तरह की क्लासेस आगे प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।